एग्जाम के दिन आए, परीक्षा के दिन आए, अच्छे से पढ़ लो, ये दिन फिर कभी ना आए। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल में पूछे गए जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं जीके के, जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी हो चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, क्लास पीडीएफ के लिए, जी हाँ दोस्तों, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन का क्लास का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ बच्चों, इन दिनों क्विज भी चल रहा है, इन दिनों मॉक टेस्ट भी चल रहा है। तो आप लोग जो है उस मॉक टेस्ट को भी दीजिए और अपनी तैयारी का लेवल जांचिए। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बिल्कुल फास्ट बताना है। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित है? बागवानी से, बैगन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों, याद रखना है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन ये मछली उत्पादन से संबंधित है ना? हाँ जी। अब देखिए, इसी तरह से कभी कभी हरित क्रांति के बारे में भी पूछा गया है। हरित क्रांति के बारे में भी पूछा है कि बच्चों, हरित क्रांति का संबंध किस से रहा? बताइए, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से रहा, किससे रहा? तो बच्चों, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से रहा। याद है ना? हरित क्रांति का संबंध किससे रहा? गेहूं से रहा। हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो बच्चों, डॉक्टर एएमएस स्वामीनाथन जी को, ये भी मैं बता चुका हूँ। हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को जानते हैं। ठीक है, तो मतलब कई तरह के जो है स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुए थे, क्रांति हुए थे। जैसे एक और है बच्चों, श्वेत क्रांति, है ना? तो श्वेत क्रांति के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे श्वेत क्रांति ये किस चीज़ से संबंधित था? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो बच्चों, ये दूध से संबंधित है, वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से देखिए, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किस चीज़ से रहा? बताइए, पीली क्रांति का संबंध किस चीज़ से रहा? तो ये भी याद रखना है बच्चों, तिलहन यानी सरसों से रहा। किससे? तिलहन यानी सरसों से रहा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से तो रहा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया श्वेत क्रांति, जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो बच्चों, ये थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन, याद रखना है, वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, वर्गीज कुरियन लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? यानी वर्मी कल्चर इज रिलेटेड टू केचुआ, मधुमक्खी, तरबूज या अंगूर? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी केचुआ से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ से संबंधित है। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है एपी कल्चर। बताइए, एपी कल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो ये मधुमक्खी से संबंधित है ना? मधुमक्खी से संबंधित है। या कभी कभी पूछ लेता है वीटी कल्चर, ये किससे संबंधित है? वीटी कल्चर बता सकते हैं, वीटी कल्चर किससे संबंधित है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट से संबंधित है। तो बच्चों, वीटी कल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है। किससे? अंगूर से संबंधित है। अब इसी तरह ये भी पूछ लेता है कभी कभी सेरीकल्चर के बारे में। बताइए, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो बच्चों, ये है आपके रेशम कीट।
किससे? रेशम कीट से है। ये सब डायरेक्ट याद कर लेना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 543, 545, 449 या 421? बिल्कुल फास्ट आंसर देना है स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है और 2016 में भी पूछा गया था। हाँ जी, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है और सभी बच्चे आंसर कीजिए। हाँ जी, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बच्चों अधिकतम सदस्यों की संख्या ये हो सकती है बच्चों 552। कितनी? 552 हो सकती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लेकिन यही मैं पूछूं, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 545। ठीक है, याद रखना है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें 552 नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछे, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 होती है। और वर्तमान में कितनी है बच्चों? तो वर्तमान में 545 है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब देखिए, अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, देखिए वर्तमान में अभी 545 है, ठीक है, और अधिकतम कितनी है बच्चों? 552 है। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अब इस 552 में ध्यान दीजिएगा, 552 में 530 सदस्य जो है ना, ये राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं। किससे? राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं। और 20 सदस्य जो हैं ये संघ शासित क्षेत्रों के लिए चुने जाते हैं। और बचे कितने? 2 सदस्य। तो अब ये बताइए, 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, कौन नॉमिनेट करता है? देखिए 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं, और बच्चे 2 सदस्य तो इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कभी कभी प्रश्न बच्चों पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछ लेता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं बच्चों? तो ये 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, और ये दोनों सदस्य जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन के होते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, यानी हाउ मैनी सेशंस आर देयर इन ए ईयर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बात आई है संसद की। देखिए संसद से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, संसद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से बता दीजिए, भारतीय संसद के एक वर्ष में कितनी सत्र होती हैं? तो बच्चों 4, 6, 3 या 5? बिल्कुल फास्ट, तो वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होती हैं। ठीक है, तो यदि लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो स्टूडेंट। एक होता है बजट अधिवेशन, ठीक है, एक होता है बजट अधिवेशन, ये जो है पेश किया जाता है फरवरी से मई के बीच में। और एक होता है बच्चों मानसून अधिवेशन, एक होता है मानसून अधिवेशन जो पेश किया जाता है जुलाई से अगस्त के बीच में। एक होता है बच्चों शीतकालीन अधिवेशन, ठीक है, एक होता है शीतकालीन अधिवेशन जो पेश किया जाता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है भारतीय संसद के एक वर्ष में कितनी सत्र होती हैं? तो 3 सत्र होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट बात आई है संसद की, तो संसद के कितने अंग होते हैं? आप सभी जानते होंगे संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों आप लोग बोलिएगा 3 अंग होते हैं। ऑफकोर्स 3 अंग होते हैं। अब ये 3 अंग में से कौन कौन से अंग हैं? जैसे एक होता है लोकसभा, है ना, एक होता है राज्यसभा, और तीसरा जो है क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन कितने होते हैं? अगर मैं पूछूं संसद में सदन कितने होते हैं, बताइए, संसद में कितने सदन होते हैं?
तो बच्चों सदन के बारे में पूछेगा तो ये दो ही सदन होते हैं। कौन सा? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये दो ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हाँ, जिसमें से लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न सदन से किसको जाना जाता है, तो ये लोकसभा को जाना जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन यानी अपर हाउस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछेगा कि अपर हाउस यानी उच्च सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन से किसको जानते हैं हम लोग, तो याद रखना है राज्यसभा को। उच्च सदन से हम लोग राज्यसभा को जानते हैं और निम्न सदन से हम लोग लोकसभा को जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नासिक से, दुर्ग से, रायपुर, उत्तरपुर। ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नदियाँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं इस टॉपिक से। जैसे कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन सी नदी कहाँ मुहाना बनाती है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो मैं इसका PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो बच्चों टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप से ज्वाइन हो जाना होगा, क्योंकि इन दिनों जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ नोट्स दिए जाएंगे, जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोगों का भाई गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा, अगर आप रेगुलर क्लास करते होंगे, कंटिन्यू है, तो आपको इस बार पक्का जो है पैरामेडिकल पार। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो है इस PDF का लाभ उठा पाइएगा। हाँ जी, तो बच्चों बता दीजिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह है बच्चों नासिक के निकट से। कहाँ से है? नासिक के निकट से एक पहाड़ी है, कौन सी? त्रियबंधक की पहाड़ी। ठीक है, हाँ जी। तो याद रखना है इन प्रश्नों को अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। अब दोस्तों, अब यदि देखिए बात आई है गोदावरी नदी की, तो एक दो प्रश्न और बन जाता है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि वृद्ध गंगा से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा, या फिर पूछ लेता है कि दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा से किस नदी को जाना जाता है? बताइए, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बच्चों याद रखना है, दोनों क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है तथा दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अब देखिए इसमें भारत आ गया, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बच्चों ये जाना जाता है किसको? बताइए बिल्कुल फास्ट। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है बच्चों? हाँ जी, कावेरी नदी को। किसको? कावेरी नदी को, कावेरी नदी को। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है बच्चों ब्रह्मागिरी पहाड़ी। कहाँ से है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है, यानी ये नदी निकलती है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है और सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? बच्चों कौन थे? मावलंकर, नागेंद्र सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद या राधा कृष्णन? बताइए। फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हाँ जी, तो जल्दी से बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों। अब यदि बात करें मावलंकर, यानी इनका पूरा नाम क्या है? GV मावलंकर। तो ये कौन थे बच्चों? GV मावलंकर ये कौन थे? तो ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कौन थे बच्चों? तो ये थे GV मावलंकर जी, है ना? हाँ जी। बात करेंगे राधा कृष्णन जी के बारे में, तो अगर आपसे पूछे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो बच्चों कौन थे? तो ये राधा कृष्णन जी थे। और साथ ही साथ राज्यसभा का प्रथम सभापति भी थे। राज्यसभा
का प्रथम सभापति कौन थे? हाँ जी, कौन थे? तो ये राधा कृष्णन जी ही थे। ठीक है, याद रखना है। आप लोग को बच्चों मालूम भी होगा। आप लोग बताइए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चों? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये आप लोग को मैंने कई बार बता चुका है। कौन होता है राज्यसभा का सभापति, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत ने 2015 में इस देश से सीमा समझौता किया। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पैरामेडिकल में आ चुका है, 2015 में आया था। एज ए करंट अफेयर्स के रूप में इस क्वेश्चन को दिया गया था। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ 2015 में सीमा समझौता किया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है और प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 2015 में किस देश के साथ सीमा समझौता किया? तो वेरी गुड प्यारे बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो भारत ने 2015 में बांग्लादेश के साथ जो है सीमा समझौता किया था। बात आ गई है बांग्लादेश की। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, इस बार भी पूछा था आईटीआई वाले बच्चों के एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन था कि भाई बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो जल्दी से बता दीजिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बच्चों बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था, आपको याद रखना है पूरा, 26 मार्च 1971। कब? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों? सभी को मालूम होगा, ढाका है। और यहाँ की मुद्रा जो है, करेंसी, वो क्या है? टका है ना? हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दिल्ली के इस मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया है। औरंगजेब मार्ग, अकबर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग या अशोक मार्ग? बच्चों दिल्ली के किस मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया है? बिल्कुल फास्ट आंसर देना है, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बात आई है औरंगजेब की, तो एक प्रश्न पूछा गया था आपके पैरामेडिकल 2020 के एग्जाम में कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? बिल्कुल फास्ट बताना है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। एक प्रश्न मैंने, देखिए ये सब प्रश्न मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने सिख संप्रदाय टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ये बताया था। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन और बता दीजिए, गुरु तेग बहादुर ये सिखों के कौन से नंबरवे के गुरु थे? बता दीजिए, 8वें, 9वें, 10वें? बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ये सिखों के कौन से नंबरवे के गुरु थे? तो वेरी गुड, कौन से नंबरवे के गुरु थे बच्चों? तो ये थे 9वें नंबर के। ठीक है, 9वें नंबर के ये गुरु थे। ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए तो 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? वेरी गुड, कौन थे? तो ये थे बच्चों कौन? गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार पाया? देखिए बच्चों, सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ एक और व्यक्ति को मिला था। जल्दी से बताइए किसको मिला था? एंगस डिटन को, मलाला को, या तकाकी काजिता को, या ललिता बाबर को? जल्दी से जवाब देना है स्टूडेंट। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार पाया? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मलाला, देन आपका आंसर सही है। देखो बच्चों, बात आई है नोबेल पुरस्कार की, बात आ चुकी है नोबेल पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए याद रखना है, 1895 ईस्वी में। ठीक है, 1895 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी बच्चों? शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
और ये पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? बताइए, नोबेल पुरस्कार जो है किसकी याद में दिया जाता है बच्चों? नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो कि एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट की भी खोज की थी। याद रखना है, डायनामाइट, डायनामाइट पूछा जाता है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और बच्चों ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये भी याद रखना है, स्वीडन। स्वीडन देश के द्वारा जो है ये पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। वही अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन है किस देश की राजधानी? बच्चों, कोपेनहेगन एक देश की राजधानी है। वो कौन सा देश है? बताइए। जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। कोपेनहेगन ये किस देश की राजधानी है? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी डेनमार्क, देन आपका आंसर सही है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। बात करेंगे जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी क्या है बच्चों? बर्लिन। क्या है बच्चों? बर्लिन है। बात करेंगे नॉर्वे, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो है, ठीक है, ओस्लो है। बात करेंगे स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है बच्चों? स्टॉकहोम। याद रखना है, ये सब वीवीआई प्रश्न हो जाते हैं और सब ये फेमस प्रचलित देश हैं, आपको याद रखना है इनकी राजधानियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, उसेन बोल्ट एथलेटिक्स में इस देश की तरफ से भाग लेते हैं। बच्चों, उसेन बोल्ट जो कि एक एथलेटिक्स हैं, ये किस देश की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं? किस देश की तरफ से भाग लेते हैं? अमेरिका, इथोपिया, केन्या या जमाइका? देखिए जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। उसेन बोल्ट जो कि एक एथलेटिक्स हैं, ये किस देश की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी, देन आपका आंसर सही है। तो जमाइका जो कि एक देश है बच्चों। देखिए पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा था, जमैका का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया था। बताइए, पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था बच्चों। जमैका, जमैका जो कि एक देश है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? जमैका जो कि एक देश है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ था प्यारे बच्चों, हॉकी था, क्रिकेट था, है ना, वॉलीबॉल था। बता दीजिए, तीन ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों ये है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट। ध्यान रखना है, आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किस कार्टूनिस्ट की जनवरी 2016 में मृत्यु हो गई? आर के लक्ष्मण, सुधीर तेलंग, नेक चंद या बाबा साहेब ठाकरे? बिल्कुल फास्ट। किस कार्टूनिस्ट की जनवरी 2016 में मृत्यु हो गई? आर के लक्ष्मण, सुधीर तेलंग, नेक चंद या बाबा साहेब ठाकरे? बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है स्टूडेंट, बहुत सुंदर। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी सुधीर तेलंग, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये 2016 का क्वेश्चन था, है ना, डायरेक्ट पूछा गया था। तो बच्चों उस समय का ये करंट अफेयर्स था, उस समय का करंट अफेयर्स था, तो हमको उतना याद नहीं रखना है, ये तो पूछेगा नहीं। 2016, 15 इस सब का करंट अफेयर्स नहीं देखना है, हमको देखना है 2020 और 2021 का, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह टू किल ए मॉकिंग बर्ड के पश्चात हारपर्ली का हाल ही का उपन्यास है। देखो बच्चों, हारपर्ली एक बहुत ही बड़े लेखककार हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो इस नॉवल के पश्चात उनकी एक और नॉवल आई है हाल ही में, उस नॉवल यानी उस उपन्यास का क्या नाम है? देखिए, हारपर्ली के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इस पुस्तक के बाद जो है हाल ही का एक और उपन्यास आया है इनका। कौन सा उपन्यास है? गॉड हेल्प द चाइल्ड, द वरिज जॉइंट या गो सीट ए वॉचमैन या द पास्ट? बिल्कुल राइट आंसर देना है। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी गुड। यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गो सेट ए वॉचमैन इनकी अभी हाल ही की पुस्तक है, इनकी हारपर्ली जी की, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सियोन ऑफ इक्ष्वाकु के लेखक हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है बच्चों, सियोन ऑफ
इक्ष्वाकु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी, अमीश त्रिपाठी, राजकमल झा, किरण नागरकर या संजीव सहोता? जल्दी से बता दो बच्चों, पुस्तक का क्या नाम है? सियोन ऑफ इक्ष्वाकु। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी अमीश त्रिपाठी जी की ये पुस्तक है, सियोन ऑफ इक्ष्वाकु, है ना। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की खोज किनके द्वारा की गई? बता दीजिए, प्लूटोनियम की खोज किनके द्वारा की गई? रॉनटेंजन द्वारा, मैरी क्यूरी द्वारा, सी वार्ग द्वारा या रदरफोर्ड द्वारा? बिल्कुल फास्ट। प्लूटोनियम वाज डिस्कवर्ड बाय किनके द्वारा खोजा गया है बच्चों? वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी सी वार्ग। जी हाँ दोस्तों, सी वार्ग के द्वारा जो है प्लूटोनियम की खोज की गई थी। बात करेंगे रॉनटेंजन की, तो एक्सरे की खोज किसने की थी बच्चों? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉनटेंजन ने की थी। बात करेंगे मैरी क्यूरी जी के बारे में, तो इन्होंने बच्चों रेडियम, हाँ जी, पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये मैरी क्यूरी जी ने की थी, याद रखना है आपको, है ना। और इसके बाद देखिए रदरफोर्ड का आता है नाम, तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज किया था इन्होंने। प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन की खोज में दो लोगों का नाम आ जाता है, एक तो रदरफोर्ड और एक नाम और आ जाता है गोल्डस्टीन का। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन की खोज में दो लोगों का नाम आ जाता है, एक गोल्डस्टीन और एक रदरफोर्ड। ठीक है, देखो बच्चों, प्रोटॉन की बात तो कर लिए हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये सब क्वेश्चन है जीके वाले सेक्शन में ही पूछता है। इलेक्ट्रॉन की तो किसने की थी? जे थॉमसन जी ने की थी। किसने? जे थॉमसन जी ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था बच्चों? न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक जी ने किया था, याद रखना है, जेम्स चैडविक। ठीक है, हाँ जी, जानता हूँ बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नए हैं ना, जो अभी हाल ही फिलहाल क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जॉन ई साल्क किसके आविष्कारक है? देखिए बच्चों, इनका नाम क्या है पूरा? जॉन ई साल्क। ये किसके आविष्कारक हैं? जल्दी से बताइएगा। डीडीटी या पोलियो का टीका या इंसुलिन या सल्फा ड्रग्स? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे जी इस क्वेश्चन का। जॉन इस साल के इसके आविष्कारक हैं, तो वेरी गुड बच्चों, ये आविष्कारक हैं पोलियो के टीके का, है ना। तो बच्चों, जॉनी सॉल्क ने क्या आविष्कार किया है? पोलियो के टीके का, याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, पोलियो के टीके के आविष्कारक कौन थे? तो जॉनी सॉल्क, याद रखना है, पोलियो के टीके के आविष्कारक कौन थे? जॉनी सॉल्क थे। बात करेंगे स्टूडेंट डीडीटी टीके के बारे में, है ना, डीडीटी के बारे में, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो ये थे बच्चों पॉल हरमन मूलर। कौन थे? पॉल हरमन मूलर थे, याद रखना है इनका नाम भी। अब स्टूडेंट, यदि बात करें इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी बच्चों वेटिंग एवं बेस्ट। किसने की थी? वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, वेटिंग एवं बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अब ये भी बाकी रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। साल्फा ड्रग्स, साल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी? तो ये की थी बच्चों जी डोमाग ने किया था, याद रखना है। किसने? साल्फा ड्रग्स की खोज कौन किया था? जी डोमाग ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी पूछ लेता है बच्चों डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जेम्स वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था, याद रखना है। अब देखिए बच्चों, 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त परिवहन की खोज, रुधिर परिवहन की खोज यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो याद रखना है विलियम हार्वे जी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे जी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए बस, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो बच्चों ये किया था किन्होंने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें कैरोटीन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर, बैंगन, मूली, आलू? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दीजिए बच्चों, किसमें कैरोटीन बहुत ही स्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए यानी गाजर, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, तो गाजर में जो है कैरोटीन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। बात करेंगे बच्चों, देखिए मूली, तो मूली में क्या पाया जाता है? फाइबर और प्रोटीन। क्या पाया जाता है? फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। और साथ ही अब बात करेंगे स्टूडेंट आलू, आलू में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अब जल्दी से, देखिए क्वेश्चन मुझे बताइए, तो आलू किसका रूप है? आलू किसका रूप है? आलू, प्याज, अदरक, ये सब किस चीज़ का रूप है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। आलू, प्याज, अदरक, आलू, प्याज, अदरक, ये तने का रूप है या जड़ का रूप है? बिल्कुल फास्ट। तो आलू, प्याज, अदरक, ये सभी जो हैं बच्चों, ये सभी तने के रूप हैं। ठीक है, सभी तना है, तने का रूप है ये सब। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है। किसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है? क्लोरोफिल, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी विटामिन डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। किसका? तो विटामिन डी का। बात आई है विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्सिफेरॉल। क्या है बच्चों? कैल्सिफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पहले ये बताइए मुझे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ये सब क्वेश्चन ना पीएमएम में आते हैं, पीएमडी में आता था, लेकिन अब उसका नाम पीएमएम कर दिया गया, मैट्रिक लेवल वाला। तो ये सब क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। तो पहले देखिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। बात करेंगे विटामिन के बारे में, तो पूछता है प्रश्न कि भैया विटामिन के जो है, इससे क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना। पूछ लेता है कि रक्त का थक्का ना बनना ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, हाँ जी। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का ना बनना, याद रखना है। ठीक है, या फिर देखिए, इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? ये होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 1 एकड़ के बराबर है। 1 एकड़ के बराबर क्या है? 100 वर्ग मीटर, 760 गज, 10 वर्ग मीटर या 20 वर्ग मीटर? तो दोस्तों, ये दिया गया जितना भी ऑप्शन है सब गलत है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1 एकड़ जो है, 1 एकड़ ये बराबर होता है स्टूडेंट 4046.78 वर्ग मीटर के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है फैदोमीटर। देखो, फैथोमीटर नहीं है, ये फैदोमीटर है। क्या है? फैदोमीटर। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। फैदोमीटर जो है नापता है, क्या नापता है? फैदोमीटर मेजर क्या? वायु दाब, ध्वनि तीव्रता, समुद्र की गहराई या पराध्वनि? बताना है बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है इस प्यारे से क्वेश्चन का। फैदोमीटर जो है क्या मापता है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी यानी समुद्र की गहराई को, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, फैदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई को मेजर करता है। ठीक है,
अब यहाँ स्टूडेंट बात करेंगे वायु दाब के बारे में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु दाबी मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायु दाब को मापना हो तो इसके लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ध्वनि तीव्रता को मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की पहला चांसलर। जर्मनी का पहला या पहली चांसलर कौन था बच्चों। थेरेसा या मैगन फॉक्स या एंजेला मार्केल या रोसा पार्कस। जल्दी से बताइएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट। जर्मनी की पहली चांसलर कौन थी या जर्मनी का पहला चांसलर कौन था बच्चों। थेरेसा या मैगन फॉक्स या एंजेला मार्केल या रोसा पार्कस। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी एंजेला मार्केल, देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, श्याम बेनेगल ने कौन से चलचित्र का स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया। बच्चों, श्याम बेनेगल जी ने कौन से चलचित्र का स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया। निशांत, मंथन, अंकुर या मंडी। देखिए, ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट याद कर लेना है, लेकिन पहले आप लोग आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल फास्ट, यानी श्याम बेनेगल ने कौन से चलचित्र का स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी अंकुर, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जोसेफ एंटन इनकी आत्मकथा है। जोसेफ एंटन किनकी आत्मकथा है स्टूडेंट। हापर ली या शशि थरूर या ओबामा या सलमान रसूदी। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। जोसेफ एंटन ये किसकी आत्मकथा है। हाँ जी, किसकी आत्मकथा है। वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी सलमान रसूदी, देन आपका आंसर सही है। देखिए, बहुत ही फेमस ये राइटर है बच्चों, सलमान रसूदी। इनके द्वारा कई सारी रचनाएं हैं जो लिखी गई हैं। जैसे एक रचना है बच्चों, मिडनाइट चिल्ड्रन। पूछ लेता है मिडनाइट चिल्ड्रन किनकी कृति है। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों। तो याद रखना है, सलमान रसूदी जी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। बच्चों, रंगभूमि उपन्यास मैं कई बार बता चुका हूं। हु रोड द नोवेल रंगभूमि, जल्दी से बता दीजिए। हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेमचंद्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा कई रचनाएं हैं, जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, तो ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा रचित गई है, प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित गई है। और सब लिख लीजिए यहाँ पे, रंगभूमि हो गया, ठीक है, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, ये सब जो है प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, गोदान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात आई है स्टूडेंट विष्णु शर्मा जी की। तो इन्होंने जो है पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी है, याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे टैगोर जी के बारे में। तो इन्होंने गीतांजलि लिखा है। पूछ लेता है गीतांजलि किनकी कृति है। गीतांजलि किनकी कृति है बच्चों, तो टैगोर जी की है। तो गीतांजलि, गौरा, है ना, और फिर ये क्या बोलते हैं गार्डनर, ये सब जो है किनकी कृति है बच्चों। ये सब गीतांजलि, गौरा, गार्डनर, ये सब जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृतियां हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है, बता दीजिए बच्चों। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार मैं बता चुका हूँ। भारत, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। वेरी गुड, कहाँ है बच्चों, तो ये है दुबई में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आईसीसी की स्थापना कब हुई। आईसीसी की स्थापना कब हुई, तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, 15 जून
1909 ईस्वी में। कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को लाइक दे दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए।